नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। डीडीसी चेयरमैन रियासी सराब सिंह नाग जी इस समय हमारे साथ है। करंट कोविड सिचुएशन पर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और इस पूरी सिचुएशन को वो किस तरह से देखते हैं। क्या रियासी में चिंताजनक हालात हैं, चिंता करने की ज़रूरत है, या फिर सब कुछ जो है वो सामान्य चल रहा है और केसेस जो हैं आगे लगातार कम होंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स। धन्यवाद अंकित जी। सर, किस तरह से देखते हैं आप करंट कोविड सिचुएशन को? क्या रियासी ज़िले में जो हालात इस समय हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में चिंता हो सकती है? जिस तरह से नेशनल चैनल्स में भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड्स कम हो रहे हैं, क्या यहाँ पर हालात सामान्य हैं और फैसिलिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं पर्याप्त हैं या लगातार फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है? जी अंकित जी, कोविड के हवाले से जैसे आपने बात करी है, रियासी ज़िले में इस वक्त तक की जो स्थिति है वो सबके योगदान से नियंत्रण में है। कोई पैनिक होने की, घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है और जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक है, वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, जहाँ तक सेल्फ आइसोलेशन करने का ताल्लुक है, हॉस्पिटल में जहाँ तक इक्विपमेंट्स की बात है, ऑक्सीजन की बात है, इस वक्त तक मालिक की दया से और हमारे सभी जितने भी पैरामेडिकल हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा मीडिया है, आवाम है, सबके सहयोग से इस वक्त तक स्थिति जो है नियंत्रण में है। लेकिन आगे स्थिति जो है, जैसे कि बताया जाता है कि थर्ड वेव जो है वो भी आनी है। हमें उसके लिए उस स्थिति से निपटने के लिए हमें बिल्कुल होशियार रहना होगा और किसी किस्म की कोई कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, ना हमारी तरफ से, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ना पब्लिक की तरफ से। हमें उस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। हम लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि वेंटिलेटर्स के लिए एक्सपर्ट तैयार किए जाएं, ऑक्सीजन बेड की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, जनरेशन प्लांट से जो डायरेक्ट सप्लाई होती है, हालांकि बड़ी भी है लेकिन और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। सीटी स्कैन मशीन की बात हम कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। इन सब मुद्दों पर अभी तक कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि ऑक्सीजन बेड्स की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई गई है। क्या आपको नहीं लगता ये पर्याप्त समय है, हमें समय मिला है कि इन सब चीज़ों पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट की, जैसे आपने बात करी है हेल्थ केयर के, इन सब पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। फ़िलहाल इस वक्त एक्सीजेंसी को देखते हुए, एमरजेंसी को देखते हुए जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और जो हमारी ऑक्सीजन एनेबल्ड बेड्स की जो ज़रूरत है उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और उस पर काम जो है चल रहा है। जैसे आपने वेंटिलेटर की बात करी है, हमारे पास 28 यूनिट हैं वेंटिलेटर्स के, जो कि बहुत अच्छी हमें प्रधानमंत्री केयर फंड से ये हमें मिले हुए हैं। लेकिन काफ़ी समय से चूँकि इसके हैंडलर्स, ऑपरेटर जो हैं वो नहीं थे, तो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके नारायणा हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है। उसमें एक बैच जो है ट्रेनिंग के लिए रियासी से हॉस्पिटल से वो रवाना करने वाले हैं और जैसे ही वो ट्रेन होकर के स्टाफ आ जाता है तो हमारे वेंटिलेटर जो हैं वो काम करना शुरू हो जाएं। जहाँ तक सीटी स्कैन और बाकी जो जितने भी, जैसे हमारा ब्लड बैंक है, इस पे पूरे कंसल्टेड इफ़र्ट्स की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल इसमें कोई आगे लेग्जिटी नहीं करनी चाहिए और हम सब मिल करके इस मसले पे हर दिन, आप देखिए कि हर डेली इस पर मीटिंग्स हो रही हैं और जो भी पर्याप्त कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाए जाएंगे ताकि हमारे ये जो सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल हैं ये सक्षम हो सकें कि हमारे जितने भी इनटेक इन डिपार्टमेंट्स में है वो हम यहीं पे कर सकें और रेफरल जो है उसको कम किया जा सके। केसेस जो हम देख रहे हैं, पहले 100 भी पार होते थे लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत से केसेस हैं, 50 के करीब केसेस आ रहे हैं, 60 के करीब आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आगे क्या ये ज़्यादा हो सकते हैं या फिर अभी ये जो आंकड़ा है नीचे जाएगा? जिस तरह से देश में भी जो आंकड़ा है, जो फिगर्स आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश का जो हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले दिनों से, और जो अपना भी हम रियासी ज़िला की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो ट्रेंड्स में कमी आई है। लेकिन फिर भी अंचल जी, लेकिन सवाल ये है सर, मौतें ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, मौतें भी हो रही हैं और मैं आपको बताऊं कि हमारे अपने ज़िले की अगर बात करें, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक हमारी 26 मौतें जो हैं हो चुकी हैं और हमारा जो मॉर्टलिटी रेट है
हालांकि वो लोएस्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा 1% से भी कम है, लेकिन फिर भी ये भी एक चिंता का विषय है। इंसानी जान है, इसलिए हमें उसकी चिंता तो होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारे टेस्टिंग है, टेस्टिंग को स्पीड अप किया है हर जगह जहाँ से भी डिमांड। अभी सुबह से इस वक्त तक 3 गाँव से मुझे फ़ोन आ गए हैं कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जो है बुखार और ये सिम्टम्स की है, तो आप टीम भेजिए। तो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले लोग अवाम हर जगह गाँव में हम देखने को मिलता था कि लोग डरते थे कि हमें टेस्ट हो जाएगा, पकड़ के ले जाएंगे, ये सारी चीज़ों से डरते थे, पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर होंगे, तो इसलिए टेस्ट ही नहीं करवाएंगे, हम बीमारी को छुपाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक में एक जागरूकता आई है और वो खुद फ़ोन करके कह रहे हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग की ज़रूरत है, टीम भेजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा केसेस भी सामने आएंगे। और कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर इस वक्त तक टेस्टिंग टीम में नहीं पहुँच पाई हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों से भी मेरी अपील है, रियासी ज़िला के लोगों से भी अपील है कि बीमारी को छुपाएं ना। जिसको भी कोई सिम्टम्स इस तरह के किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में, चाहे वो किसी भी दूर दराज क्षेत्र में हो, वहाँ पे टीम जा सकती है। मोबाइल टीमें हमारी बनी हुई हैं। हमारी रियासी ज़िला की पुलिस ने भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं मोबाइल वो करने के लिए अनेबल्ड की हैं। तो ये सारी वैक्सीनेशन हो, टेस्टिंग। वैक्सीनेशन में आखिर कहाँ आपको लगता है वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं उस अभियान में कमी दिख रही है? परसेंटेज जो है बेहद कम है। दूर दराज के पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पे तो परसेंटेज बिल्कुल ही कम है। जिस तरह से काम होना चाहिए था वैक्सीनेशन में नहीं हुआ है, मानते हैं आप, और आपका भी उसमें रोल हो सकता था, लेकिन वैक्सीनेशन में हमारा ज़िला पीछे है। बिल्कुल अंचल जी, वैक्सीनेशन में हमारा ज़िला पीछे रहा है, ये चीज़ हम मानते हैं और उसके कुछ कारण हैं। देखिए, हमारा कोई 91,000 हमारा टारगेटेड ग्रुप था, जिसमें 60 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है हमारी। इसी तरह से हमारे जो हेल्थ लाइन वर्कर्स थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, पुलिस के, PRIs के, ये सारे मिलाकर के हमारे 91,000 हमारा टारगेट था, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में था, जिसमें से इस वक्त तक 60% हम जो है 60% प्लस हो गया है, जो इस वक्त तक हम कर पाए हैं वैक्सीनेशन। उसमें हमारा सबसे जो कम एरिया जहाँ पे वैक्सीनेशन हुई थी, और पॉपुलेशन अगर उस ब्लॉक की देखें, हम मेडिकल ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये माहौर मेडिकल ब्लॉक है। उसमें हमारे 41,000 जो ये टारगेटेड ग्रुप था हमारा, जिस जहाँ तक हमने वैक्सीनेशन पहुँचानी थी। रोज़े थे, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो रोज़ों में थोड़ा सा एक तो वो भी कमी रही। उसके बाद कुछ जो कमियाँ थी सामाजिक लेवल पर, उन सब से निपटा जा चुका है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने मिलके आर्मी को भी ओपन किया है, तो आर्मी के भी वहाँ पे मोबाइल कैंप्स लगे हैं। तो पिछले दिनों में, जबकि हमारी एक हफ़्ता पहले हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट की वैक्सीनेशन जो सिर्फ 48% थी, आज 60% हो। ये अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर हम समझते हैं कि हमारी वैक्सीनेशन जो है 80% तक हो जाएगी। बिल्कुल वार फुटिंग पे चल रहा है काम। और हाँ, कुछ दिक्कतें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन टीम जो है, क्योंकि वैक्सीन ही वैसा होता है, वो उसमें वाइल में 10 इंजेक्शन होते हैं। तो हमारी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है पहाड़ी इलाकों में, जो 60 साल से ऊपर कोई बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध हैं, वो उस सेंटर तक, उस कैंप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो भी एक पॉपुलेशन जो है हमारी उस किस्म की जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो वो वैक्सीनेशन वहाँ तक हम नहीं पहुंचा रहे। लेकिन आने वाले दिनों में एक बिल्कुल कंसर्टेड एफर्ट से और कोऑर्डिनेशन से हर एक तरह से हमने PRIs की भी मीटिंग ली है। उसमें हमारे पंच सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, हमारे DDC मेंबर्स, ये सबको भी हमने मीटिंग के द्वारा जो है एक सूचना भी दी है, और उनको भी हमने अपील की है कि आप भी अपने अपने एरिया में जहाँ पे कम वैक्सीनेशन हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके बाद जो हमारा 18+ का जो टारगेटेड ग्रुप होगा, वो भी वैक्सीनेशन जो है वो आ जाएगी। तो तब तक हमें चाहिए कि हमारा जो इस वक्त तक का जो टारगेटेड 1 लाख के करीब का है वो होना चाहिए वैक्सीनेशन में। ठीक है, आपका बात के थोड़ी सी उसमें हम पीछे रहे, लेकिन आने वाले दिनों में ये टारगेट जो है पूरा होगा। आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं बनाने में लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। वो पोर्टल का बहाना दिया जाता है। अब क्या कारण है? क्या आपने इसका संज्ञान लिया? आपके समक्ष भी कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया है कि उन्हें इस तरह से दिक्कतें पेश आ रही हैं, कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, आयुष्मान का भी थोड़ा सा शिकायतें हर जगह से, गाँव से, दूर दराज इलाकों से हैं।
और उसमें हमने देखा कि कुछ कई जो हमारी आवाम थी उनको ये पता नहीं था कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हर कोई जो हमारे ज़िला में रहता है, वो चाहे मुलाज़म है, चाहे मुलाज़म नहीं है, चाहे मज़दूर है, चाहे अमीर है, गरीब है, मुलाज़म है या बिना नौकरी के है, वो सभी इसमें एलिजिबल हैं, सभी अपना कार्ड जो है वो बना सकते हैं। हाँ, उसमें एक बार फुटिंग पे जितनी पॉपुलेशन तक पहुंचना था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से, उसमें थोड़ा सा क्योंकि इस इमरजेंसी की वजह से उसमें थोड़ी सी ढिलाई है, लेकिन इस चीज़ को हम पिकअप करने वाले हैं और आने वाले दिनों में इसमें भी प्रोग्रेस जो है वो दिखेगी। हम देखते हैं कि ट्रेसिंग जो है वो कहीं ना कहीं सही से नहीं हो पा रही है। कॉन्टैक्ट जो होते हैं पॉजिटिव पर्सन के, उन तक प्रशासन नहीं पहुंचता है, उनकी टेस्टिंग नहीं होती है, वहाँ पे लापरवाही देखी जा रही है। लगातार ऐसी जानकारियाँ हमारे समक्ष आ रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस ओर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो केसेस उस एरिया से, उस घर से फैलने थे, उस पॉजिटिव पर्सन से फैलने थे, वो वहीं पे रोके जा सकते हैं, ताकि आगे मामला ना बढ़े, आगे केसेस ना बढ़े? हाँ, देखिए, जो इस तरह के कोई केस मिलता है उसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले क्या होता था कि उसको उठा के हम जो भी कोविड सेंटर्स बने होते थे वहाँ पे ले आते थे। अब होम आइसोलेशन का हमारे पास ऑप्शन है कि अगर कोई ठीक है, सिम्टोमेटिक है लेकिन ठीक है, वो अपने घर में ऐसे लोग ऐसे हैं यहाँ पे एक ही बाथरूम होता है और कमरे भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आती हैं, तो संक्रमण फैलने का घर पे खतरा रहता है, फिर वही घर के सदस्य बाहर भी जाते हैं। वो सवाल मेरा वो है कि ट्रेसिंग, और उनको, ऐसे लोगों को जो अपनी मर्जी से कोविड केयर सेंटर में जाना चाहते हैं, तो उनको कोविड सेंटर में क्या नहीं रखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रखा जाना चाहिए। अगर कोई कहता है, आज भी कह रहा है, हमारे तो एक जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हमारे कोविड केयर सेंटर बने हैं, अगर कोई ये कहते हैं कि हमारे पास जो है पर्याप्त सहूलियत नहीं है इसकी सॉप्स को फॉलो करने की, वो कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं, और चूंकि आज आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे खड़े हैं, हमारी भी इसी विषय में आज मीटिंग थी। हमारी अशोक कौल जी और हमारा संगठन जो है वो बड़ा चिंतित है इस मसले को लेकर के। तो अशोक कौल जी ने आज यहाँ पे आकर के सेवा ही संगठन के तहत जो हमारा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है उन्होंने उसकी समीक्षा की है। तो हमें पार्टी लेवल पर भी ये हदायत है कि पार्टी के जितने भी हमारे जहाँ भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को बिल्कुल इस वक्त इन लोगों के लिए, डिस्ट्रेस कॉल्स के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बिल्कुल उपलब्ध रहें। तो उनकी तरफ से भी ये सुझाव आया है कि जो वेलनेस सेंटर्स हैं हर एक गांव में, हर एक पंचायत में होने चाहिए। लेकिन अभी चूँकि देखिए, वेलनेस सेंटर में हम जब तक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सरकारी तंत्र के साथ मिलकर के कोई वेलनेस सेंटर वहाँ पे नहीं बनाएंगे तो बहुत सारी दूसरी जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। वेलनेस सेंटर में हम तभी रख पाएंगे कि जब वहाँ पे पर्याप्त मेडिकेयर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे इस तरह के वेलनेस सेंटर हैं। तो ये सरकारी लेवल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कम से कम हमारे जो सब सेंटर लेवल हैं, PHCs हैं, CHCs हैं, वहाँ पे ये सेंटर्स जो हैं कोविड सेंटर के, वो हर वहाँ पे अपने लोकल एरिया में उपलब्ध हों। और लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं, अगर कहीं पे सेंटर जैसे कटरा में है, इसी तरह से हमारा रियासी में है, जो भी पेशेंट है वो यही प्रेफर करता है कि मैं ठीक हूँ, घर में मेरी सहूलियत है, बाथरूम अलग से है, तो वो यहाँ पे सेंटर में रहना जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता है। लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है, जैसे आपने बात करी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करी तो ट्रेसिंग जो है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जब तक पब्लिक पूरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, खुद जो है पब्लिक डिक्लेयर नहीं करेगी कि हाँ जी मुझे ऐसे लक्षण लगते हैं, मेरी टेस्टिंग की जाए, तो तब तक तो पूरी कम्युनिटी को, पूरे ज़िला में यकदम वहाँ तक पहुँचना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल होगा। लेकिन मेरी ये अपील है सबके साथ कि जिस किसी को भी अपने खुद, अपने परिवार में, अपने घर में, मोहल्ले में, अपने गांव या अपनी पंचायत में, किसी भी एरिया में, ज़िला में ये महसूस होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे लोग जो हैं बीमार पड़े हैं, बुखार है, जुकाम, खांसी, जो भी सिम्टम्स हैं इसके, ऐसा अगर लगता है तो वो दे आर फ्री टू कॉल टू एडमिनिस्ट्रेशन, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो बिल्कुल वहाँ पे हैं। तो और कोई ये कहता है कि नहीं जी मेरे पास पर्याप्त सहूलियत घर में बाथरूम की या उसको फॉलो करके नहीं है, तो वो कह सकते हैं और उनको कोविड सेंटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं।
सर ई पास को लेकर बहुत से लोगों ने कहा कि सही से अप्लाई नहीं वो कर पा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है, या फिर अप्लाई हो नहीं पा रहा है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, अप्रूव नहीं हो रहा है, परमिशन नहीं मिल रही है, ज़रूरी काम है। तो क्या समझते हैं कि ई पास सही विकल्प है या फिर इसके अलावा भी कुछ अल्टरनेट देना चाहिए था जो लोग इंटरनेट एक्सेस सही से नहीं कर पाते? देखिए, ई पास तो जो इसका तोड़ निकाला है कि ई पास होगा, ये तो सबसे, मैं कहता हूँ कि सबसे आसान तरीका तो यही होता कि ज़िले में लोगों को इंटरनेट की जानकारी किस ज़िले की किसी भी एरिया से कोई अप्लाई करे, अगर महूर से, चसाना से, चुंगड़ी से, हमारे गुलाबगढ़ के किसी गांव से अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई करे और उसको घर बैठे, ये तो सबसे एक सरल तरीका। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि बहुत सारे एरियाज़ में इंटरनेट नहीं है या मोबाइल की सर्विसेज अगर थी पहले तो अब कुछ कमज़ोर हुई हैं किसी वजह, किसी कारण से, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी तरफ से भी ये एक आप इंफॉर्मेशन कह लीजिए कि ऐसे केसेस में अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कोई इमरजेंसी है, किसी को खाने पीने की कोई, देखिए ये किस लिए सारा जो आना जाना जो बंद किया हुआ है, किस लिए, इसीलिए कि हम इकट्ठे ना हों, मेरे में अगर बीमारी है तो वो आप में ना जाए, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की हुई हैं। और ई पासेस की जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है अगर कोई, तो वो फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल उस चीज़ के लिए तैयार है, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी अंचल जी, क्योंकि ये बीमारी है, इसमें दिक्कत तो सबको है। अब देखिए कि हमारा रियासी अगर शहर में हर दिन कितनी चहल पहल होती थी, हर दिन अपने कितने कामकाज हम करते थे, कितने लोगों के साथ हम मिलते थे, कोई कहाँ से कैसे, शादियों का मौसम हो, दुख सुख की कोई बात हो, सारे लोग अपना खरीदारी के लिए शहर में आते हैं और अपना रोज़गार का सिलसिला जो सारा ठप है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत तो हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अगर चंद दिन की अगर हम सख्त पालना करें इस सब चीज़ों की, तो उसके बाद अगर हमें निजात मिल सके तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत दिक्कत जो है उसको सहना पड़ेगा। बमाग की बात करेंगे, बमाग तहसील कार्यालय जो बनना था, क्या उस पर कुछ निष्कर्ष निकला है? एक जगह कोई सिलेक्ट की गई है, लोगों की राय ली गई है या फिर कुछ सहमति उस पर बनी है? क्या जल्द ही वहाँ पे तहसीलदार बैठेंगे या अभी इस मसले पे कुछ नहीं हुआ? देखिए, बमाग की जो तहसील का मसला है, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये था कि वहाँ पे रोड नहीं है, लोकेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो पूरे वहाँ के लोगों ने, सभी ने मिलकर के डिसाइड किया है, मोहाली तालाब करके जगह है, वहीं पर बनाई जाएगी। ये हाँ, ये डंगाकोट, सुजनधार और सभी मतलब के पूरे जितनी भी हमारी 8 पंचायतें हैं, उनका सेंटर जगह लोकेशन पड़ती है, वहाँ पे डिसाइडेड है, ये वहीं पे खुलनी है। लेकिन अंचल जी, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। देखिए, वो आप लोगों को जिताया है तो कनेक्टिविटी ब्लॉक और तहसील सहूलियत के लिए होते हैं, लोगों को सहूलियत मिले, उनके अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा सहूलियत के लिए। लेकिन कुछ हमारे जो पेरीफेरी के ऐसे इलाके हैं, जैसे हमारा लमसोरा नंबर 2 है, लमसोरा नंबर 2 जो चनाब दरिया है उसके पार पड़ता है, जो अरनास और पौड़ी के साथ में हमारी पंचायत का हिस्सा लगता है, लमसोरा पंचायत का। वहाँ से हमारी एक तीर्थ बाड़ है, हमारा सौंतल एरिया है, कुलाली एरिया है, यहाँ से लोगों को अगर मोहल्ली तालाब में इस वक्त हम तहसील वहाँ पे बैठा दें, तहसीलदार और वो बैठा देंगे, उनको सहूलियत के नाम पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये सभी लोगों ने एक फ़ैसला किया है, डिसाइड किया है कि कनेक्टिविटी जो है ये बार फुटिंग पे होनी चाहिए। उस पर जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, हमने अभी उसका पूरा DPR वगैरह, मैंने अपने चेयरमैन बनने के बाद मोहल्ली तालाब को करेक्ट करने के लिए उसमें हमने ये बना लिया हुआ DPR, और मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B से बात हुई है, उनको मैंने बोला है कि ये हमारे ब्लॉक और तहसील को हमने जोड़ना है, लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों को चल के रियासी आना पड़ता है, अपने डोर स्टेप पे उनको जस्टिस मिले, तो वो बार फुटिंग पे चल रहा है। DPR कोई 44 करोड़ की स्कीम जो है ये बन रही है, और उम्मीद है कि हमें अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, ये कोरोना वगैरह और ये सारी इमरजेंसी से हम निकल पाते हैं, तो इसी साल वो किसी न किसी, खास करके हम नवाड़ का उसमें सोच रहे हैं कि नवाड़ में ये स्कीम डाल के बार फुटिंग पे जितना जल्दी हो सकता है हम वहाँ उस एरिया को कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे तहसील जो है वो खोलेंगे। जन औषधि केंद्र जिला अस्पताल रियासी में पहले था, फिर बंद कर दिया गया था। लोगों की मांग है, गरीब लोगों को सस्ती दवाई अंदर मिलती थी, लेकिन अब बंद कर दिया गया है काफ़ी देर पहले से। डिपकाम से भी ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर भी ये खोले जा रहे हैं तो जिला अस्पताल में तो होना ही चाहिए। क्या इस मार्फत आप आवाज़ उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि गरीब लोगों के लिए जन औषधि केंद्र फिर से खोला जाए और सस्ते दामों पर दवाई लोगों को मिले?
देखिए, सस्ते दामों पे किस तरह से दवाई लोगों तक पहुंचाई जाए, ये एक जन औषधि की स्कीम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पेशरफ्त की है और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ होने वाला है, हुआ भी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से जो पेस मेकर डलता था पेशेंट्स को, लाखों में मिलता था, आज हज़ारों में मिलता है। इस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी की ये एक सोच है और हमारी सरकार की ये सोच है कि गरीब लोगों को सस्ते दाम पे इलाज मुआवजा मिल सके। आयुष्मान का ये जो आपने बताया है, लेकिन सर समस्याएं आ रही है आयुष्मान की। आप जब बात करते हैं तो कार्ड नहीं लोगों के बनते, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें बताते हैं। इसके साथ ही जन औषधि जो खुली हुई थी उसे कुछ साल पहले बंद कर दिया गया। कारण क्या था कि क्यों गरीब लोगों को अगर सस्ती दवाई मिल रही थी तो बंद क्यों? और आप लोग भी उस पर बात करते हुए नहीं दिखते। ये छोटी छोटी मसले हैं जो लोगों को काफ़ी समस्याएं पेश होती हैं। देखिए, जन औषधि के जो मेरी जानकारी है, रियासी में फिर भी आज तक चलती रही है। बाकी पूरे जम्मू कश्मीर में जन औषधि के जितने भी केंद्र थे वो बंद कर दिए। आपने देखा कि जीएमसी में था, आपने देखा कि हर हॉस्पिटल में, जो बड़े बड़े छोटे हॉस्पिटल जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर जगह पे था, इनका जो मेरी जानकारी के मुताबिक मैं यही कह सकता हूँ कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिनमें जन औषधि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनका जो टाइम पीरियड टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद उसको बंद करना था, दोबारा से इसके टेंडर्स वगैरह होने थे। ये रियासी ज़िला में टेंडर नहीं होंगे, ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर यूटी लेवल का मसला है। जम्मू और कश्मीर हर जगह का ये मसला है। तो अपनी तरफ से हम, पब्लिक की तरफ से हम ये बिल्कुल हम लिखेंगे गवर्नमेंट को, हम माननीय एलजी को लिखेंगे कि जन औषधि की जो ये प्रक्रिया जितनी भी पड़ी है, टेंडर हो या और कोई जो भी अड़चन हो, उसको जल्दी किया जाए ताकि लोगों को सस्ते दाम पे दवाई मिले। मनरेगा का जो प्लान जारी हुआ है, संतुष्ट हैं उससे? जितना पैसा आपने उम्मीद की थी उतना पैसा मिला है और विकास कार्य हो पाएंगे आप लोगों को? देखिए, मनरेगा का जो हमने इस वक्त 67 करोड़ 67 करोड़ का रियासी ज़िला का प्लान जो है अप्रूव किया है। मनरेगा हमारी ऐसी स्कीम है जिसमें फंड्स की कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती है। आप जनवरी में भी काम कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं। लेकिन पिछली कुछ कोरोना की वजह से और ये हालात के चलते जो हमारे कब कब क्या चीज़ होनी थी उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस में थोड़ा सा डिले हुआ, जिसके कारण हम अप्रैल में ये रोल आउट नहीं कर पाए इस साल का। तो हमें उम्मीद है कि हमारा मई एंडिंग तक सारी प्रक्रियाएं इस वक्त ख़त्म हो गई हैं, प्लान वगैरह इस वक्त एस्टिमेशन चल रही है। मैंने अपने जितने भी रूरल डिपार्टमेंट है उनको हदायत जारी कर दी है, अपनी पीआरआईज़ को, अपने बीडीसीज़ और बीडीसीज़, इन सब को मैंने अपील रिक्वेस्ट करी है कि अपने अपने जो काम आपने रखे हैं उसकी एस्टिमेशन जो है मई के आखिर तक वो कर लें, ताकि 1 जून से हम इस स्कीम को, इन जो आपके रखे हुए काम हैं उन पे 1 जून से हम काम जो है करना शुरू कर दें। इसमें फंड्स की कोई कंस्ट्रेंट नहीं। एसोसिएशन ऑफ बीडीसी चेयरमैन जो है रियासी की, उन्होंने विरोध जताया है कि 25 लाख की बात हुई थी, सीडीएफ की तर्ज पर उन्हें मिलेगा, लेकिन वो प्लान में जो पैसा स्कीमों के तहत खर्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने विरोध जताया है, उस विरोध पर क्या कहेंगे? मैंने आपके मीडिया के माध्यम से वो देखा था उनका, उन्होंने कहा था कि हम इसमें रिजल्टमेंट शो करते हैं। मैं उनके रिजल्टमेंट की और उनका जो व्यू पॉइंट है उसकी मैं कदर करता हूँ और साथ में मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ उनसे, और मैंने इंडिविजुअली रिक्वेस्ट करी भी है उन सदस्यों से कि आप मेरे साथ आएँ, बैठें, मेरे ऑफिस में आएँ, कॉन्फ्रेंस हॉल में आएँ, जहाँ पे आप उचित समझते हैं वहाँ पे आएँ, बैठकर बात करते हैं। बाइकाट करने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। वो कहते हैं कि हमें ये बताया गया था कि ये 25 लाख जो है ये प्लान के जरिए नहीं होना था, ये सीडीएफ था। तो अगर इस किस्म की गवर्नमेंट लेवल पे कोई कमिटमेंट होगी जो चेयरमैन के मेरे दायरा इख्तियार से बाहर है, तो हम गवर्नमेंट के साथ, मैं भी उनके पीआरआई एक साथी हूँ, हम सभी मिलकर के गवर्नमेंट से ये दोबारा जो है टेकअप करेंगे कि अगर सीडीएफ की बात करी थी तो उनको करना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखिए, हमारे 3 टियर हैं, फर्स्ट टियर है, सेकंड टियर है और थर्ड टियर है। फर्स्ट टियर के डिस्पोजल पे 23,30,000 का धनराशि जो है, फर्स्ट टियर हो गया हमारे पंच और सरपंच, तो पंचायत के उनके डिस्पोजल पे रखे हैं। जो हमारा सेकंड टियर है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन जो हैं उनके डिस्पोजल पे 25 लाख रखे हैं, और जो हमारी डीडीसी है
ये पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके डिस्पोजल पे 10 करोड़ का रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर को अलग अलग करके तीनों को ये जो धनराशि है उनके डिस्पोजल पे रखी है। हाँ, ये बात सही है कि प्लान के जरिए, लेकिन है हमने ही उसकी जो प्रायोरिटी है हमने फिक्स करनी है। उसमें कुछ देखिए, कोई भी रिलीजेस, कोई भी फंड्स आते हैं उसकी गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन के मुताबिक ही चलना पड़ता है। मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक मेरी उनसे यही अपील है कि अगर कोई किसी किस्म का कोई मतभेद है तो बैठ के हम बातचीत करेंगे, और आप देखेंगे 1-2 दिन में मैंने उनको अपील करी है, वो एक जिम्मेदार लोग हैं, हमारे PRI साथी हैं सेकंड ईयर के। मेरी अपील है आपके माध्यम से भी उनको कि आप आएँ, बैठ के बात करते हैं। 25-25 लाख का मतलब है कि 12 ब्लॉक में 25-25 लाख के हिसाब से हमारे पास 3-4 करोड़ जो रुपया आता है, तो ये 3 करोड़ रुपया जो है ये लगाना चाहिए पब्लिक, ये उसके लिए है। तो इसको अगर हम लैप्स करवा देंगे उसमें पार्टिसिपेशन ना करके, तो वो भी आवाम का जो नुकसान होगा। तो ये जल्दी ही इसमें कुछ ना कुछ हम हल जो है निकालेंगे। और जो हमारा प्लान है, देखिए इस वक्त का हमारा जो ज़िला रियासी का प्लान है, हमारी सरकार ने 1124 करोड़ का प्लान जो इस वक्त हम देंगे, हमें सीलिंग, हमें गुंजाइश मिली है कि हम 1124 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जिला में रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी धनराशि है। और पिछले जो हमारा 266 करोड़ का पिछला जो फाइनेंशियल ईयर का हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर लास्ट था हमारा 266 करोड़ का था, वहाँ से आप लगा लीजिए कि एक 900 करोड़ रुपए की छलांग जो है इस वक्त हमारे रियासी ज़िला के लिए निर्धारित रखी है हमारी सरकार ने। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सभी से मैं अपील करता हूं कि आओ हम मिल के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हल करके, ताकि लोगों के ये जो पैसा है, धनराशि है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए इसको हम खर्च कर पाएँ। धन्यवाद अंकित जी, आपने समय। लास्ट सवाल मेरा ये है कि कुछ महीने हो गए हैं आपको DDC चेयरमैन बने हुए, लेकिन माइनिंग के ब्लॉक्स अभी तक नहीं खुल पाए हैं, लोग लगातार मांग कर रहे हैं। कल ही हमने एक रात को खबर की थी, बारादरी रियासी से काफ़ी जो वाहन थे वो रात के समय माइनिंग कर रहे थे, यानी कि माइनिंग हो रही है, ब्लॉक्स बंद है, माइनिंग हो रही है और लोगों को रेत बजरी भी मिल रही है, लेकिन अधिक दामों में मिल रही है। अगर माइनिंग ब्लॉक्स खोल दिए जाते हैं तो लोगों को कम दामों में रेत बजरी मिल सकती है। वो मुद्दा आज तक आप हल नहीं करवा पाए। आप मानते हैं कहीं ना कहीं कोशिशों में कमी है या कहाँ समस्या आ रही है? देखिए अंकित जी, इसमें जो माइनिंग के ब्लॉक्स हैं ये सभी प्राइवेटाइज एक किस्म के टेंडर भरे हुए हैं, कंट्रैक्टर्स हैं। कंट्रैक्टर्स को चाहिए था कि वो अपने लेवल पे इनिशिएटिव करें, कुछ उसकी जो टेंडर के बाद अलॉटमेंट हो जाने के बाद, ये इनके टेंडर इनके नाम हो जाने के बाद जो प्रक्रिया थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, वो करनी थी। NOCs थे या जितने भी जो कागजात उन्होंने तैयार करने थे वो उनके लेवल पे थे। अब वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात थी। लेकिन फिर हमारी इंटरवेंशन से, एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरवेंशन से उनको हम अब ला रहे हैं। हमारे को 3-1 ब्लॉक जो है इस वक्त तक खुल चुके हैं, और हमारी कोशिश है कि सभी ब्लॉक्स जो हैं वो खुलने चाहिए, ताकि लोगों को अपने अपने एरिया में जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो मिल सके। हाँ, ये बात भी मैं मानता हूँ कि रेट्स जो हैं इस वक्त जितना रेट्स होने चाहिए मिनिमाइज, हर जगह से ये शिकायतें आती हैं, और कुछ जगहों पे ये शिकायतें जेन्युइन भी हैं। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये जो इस वक्त कोरोना की वजह से सारी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी जो है वो दूसरी तरफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जैसे ही थोड़ी सी हमें इस तरफ से मोहलत मिलती है, आप देखेंगे कि माइनिंग पे इशू पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त संवेदनशील है, और माइनिंग की इशू को हम लेंगे लोगों की ज़रूरत के मुताबिक और लोगों की सहूलियत के मुताबिक। माइनिंग का जितना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसको हम करके रहेंगे। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो माइनिंग के इशू को हल करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर अब और कितना वक्त लगेगा। काफ़ी देर से लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं। तो ये थे DDC चेयरमैन रियासी शराब सिंह नाग जी। तमाम सवालात हमने इनसे किए और विभिन्न मुद्दों पर इनसे चर्चा की। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।